हेलो स्टूडेंट। हम पादप जल संबंध पढ़ रहे थे, प्लांट वाटर रिलेशन में परासरण आज पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परासरण। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परासरण के बारे में। परासरण क्या है तो देखते हैं। एक विशेष प्रकार की है एक विसरण प्रक्रिया है जिसमें जल अथवा विलायक अपने उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगम्य होते हैं। जिसमें क्या होता है, जल या विलायक। सबसे पहले तो ये एक विसरण प्रक्रिया, और उसके बाद इसमें विलायक या जल, विलायक के रूप में अधिकांशतः हम जल का उपयोग करते हैं। विलायक या जल अपने उच्च सांद्रण क्षेत्र से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है विलायक। ये हो गया। और किसके थ्रू करता है? अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू। ये ध्यान रखेंगे, तीन टॉपिक इसके, तीन। अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू क्या होते हैं, गमन करते हैं। तो परासरण क्रिया की खोज किसने की, ये पूछा जाता है एग्जाम में। खोज की है ए.बी. नॉलेट ने। ए.बी. नॉलेट ने खोज की थी 1784 में। और डिट्रोस ने पादपों के भीतर परासरण द्वारा जल के गमन में सहायक बलों का फिर प्रदर्शन किया था। फेफर ने सर्वप्रथम ओस्मोमीटर का विकास किया। ओस्मोमीटर की खोज जिससे परासरण नापते हैं हम। ओस्मोमीटर की खोज सबसे पहले जो ओस्मोमीटर की खोज की वो फेफर थे। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं परासरण को। जब एक विलयन और एक विलयन एवं जल अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे से पृथक कर दिए जाते हैं तो जल के अणुओं का विसरण जो है इसके उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की ओर होने लगता है। इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है, जब किसी विलायक को उसके विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करेंगे। तो विलायक के रूप में हम जल का यूज करते हैं, तो विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करता है। ये भी परासरण की परिभाषा होगी। और विलायक के अणुओं के इस गमन को हम परासरण कहते हैं। तो विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करेंगे अगर अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू हम विलायक के जो अणु है वो विलयन की ओर गमन, विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करते हैं परासरण की क्रिया में। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम पूछा जाता है। तो परासरण क्या हो गया? विलयन का अपने निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर और विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। विलयन का अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है। फिर परासरण को हम प्रदर्शित भी कर सकते हैं। अंत्यपरासरण और जैसे बहिपरासरण, इसको हम एक प्रयोग द्वारा भी, जो एक अंत्यपरासरण और बहिपरासरण के लिए अंडे का प्रयोग होता है। अंडे का प्रयोग हम एक बोतल के अंदर, जिसके अंदर अंडा आसानी से आ सकता है, उस प्रयोग से हम अंत्यपरासरण और बहिपरासरण का प्रदर्शन कर सकते हैं। और इजी प्रयोग है वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि किशमिश वाला प्रयोग है परासरण की क्रिया में। तो किशमिश का प्रयोग हम देखते हैं परासरण में किस प्रकार अंत्यपरासरण और बहिपरासरण होता है। तो देखते हैं किशमिश जो होती है परासरण की क्रिया में। किशमिश को हम क्या करेंगे, दूध या पानी में भिगोकर कुछ समय तक रखेंगे तो वो फूल जाती है। और तो किशमिश का फूलना परासरण का प्रदर्शन होता है। और वास्तव में किशमिश की विधि है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। और दूध एक अल्पपराशरी, दूध या जल के अंदर जब भिगोते हैं, दूध एक अल्पपराशरी या हाइपोटोनिक, और किशमिश के भीतर का गाढ़ा जो ग्लूकोज का रस होता है वो अतिपराशरी होता है, हाइपरटोनिक। दूध का तो होता है
हाइपोटोनिक, और ग्लूकोज जो किशमिश के अंदर ग्लूकोज होता है वो आता है हाइपरटोनिक, अति पराशरी विलयन का व्यवहार करता है। तो इसके फलस्वरूप दूध में विद्यमान जल क्या होता है, किशमिश की भित्ति से होते हुए किशमिश के भीतर प्रवेश कर इसे फुला देता है। किशमिश को हम जब दूध के अंदर जैसे रखते हैं तो छोटा साइज होता है, दूध के अंदर जब इसको डालेंगे तो ये इस किशमिश की जो भित्ति है उसमें दूध या जल ये अंदर प्रवेश कर जाता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है किशमिश की भित्ति, और किशमिश फूल जाती है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये किशमिश वाला प्रयोग हम देख सकते हैं। फिर परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब वो भी पूछा जाता है। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी कहते हैं इसको। परासरण दाब शब्द का प्रयोग पादप के जल संबंधों के लिए होता है। इसमें परासरण दाब को हम एक थिसिल कीप वाले प्रयोग में कीप में शक्कर के विलयन पर वायु का इतना दाब डाला जाए जो कि विलयन की सतह स्थिर रहे और ऊपर न उठे, तो बीकर के जल के अणु कीप या विलयन में प्रवेश न कर पाए तो यह दाब जो जल के अणुओं को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, परिसरण दाब कहलाता है। तो थिसिल कीप वाला एक प्रयोग है, उसमें क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। थिसिल कीप प्रयोग में उसमें क्या होता है कि एक चौड़े मुंह पर किसी प्राणी की मूत्राशय अथवा पार्च में चर्म पत्र कागज को इस प्रकार बांध दिया जाता है कि यह कीप के मुंह पर ठीक प्रकार से मिल जाए। प्राणी की मूत्राशय झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये भी ध्यान रखेंगे कि प्राणी की मूत्राशय झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। थिसिल कीप वाला प्रयोग है, जैसे देखते हैं इसमें यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया और इसके अंदर ये जल को वाटर अंदर डाल दिया इसके। ये बीकर हो गया हमारे, ये बीकर है, ये ध्यान रखेंगे। ये थिसिल कीप वाला प्रयोग है और इसमें मूत्राशय झिल्ली, ये इधर मूत्राशय झिल्ली लगा दी हमने। तो इसमें क्या है कि जो विलयन के विलायक अणुओं में, विलयन के विलायक अणुओं को तो प्रवेश करने देगी ये विलायक अणुओं को, और लेकिन विलय के अणु इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब थिसिल कीप को शर्करा के 10% घोल से भर देंगे। इसको शर्करा के, इसको भर देंगे शर्करा के 10% घोल से थिसिल कीप को। इसके अंदर थिसिल कीप जो है इसके अंदर शर्करा विलयन है। ये शर्करा हो गई, इधर ये है वो वाटर है, ये बाहर है जल, अंदर है शर्करा। तो इसके स्तंभ में ऊंचाई तक विलयन से भर दिया और इस कीप के बांधे हुए मुंह को एक बीकर में रख दिया जाता है जिसमें शुद्ध जल भरा हो। जल में रखने से पूर्व कीप में शक्कर के विलयन के स्तर को हम मान लेते हैं। इस स्तर को हम यहाँ पर ए मान लिया, ये ए स्तर है। कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि विलयन के स्तर में वृद्धि हो जाती है, इस स्तर को बी मान लिया जाता है। तो यहाँ से जल क्या है वो इससे अर्धपारगम्य झिल्ली है, इससे अंदर आएगा इस विलयन के शर्करा विलयन के शर्करा के अंदर, विलय के अंदर ये जल अंदर, क्योंकि ये विलायक है। ये विलायक के अणुओं को तो ये जंतुओं के जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है मूत्राशय की वो अंदर जाने देती है, तो शर्करा इसमें विलयन का स्तर ऊपर बढ़ जाता है। ये स्तर यहाँ तक बढ़ जाएगा, इसको बोल दिया बी स्तर, यहाँ तक बढ़ जाएगा और इस स्तर को बी मान लिया। तो बी तथा एक अंतःपरासन क्रिया द्वारा बीकर से प्राप्त क्रिया जल है, क्योंकि कीप में बीकर के अतिरिक्त और कहीं से जल प्रवेश नहीं है। ये बाहर वाला जल इसके अंदर आ गया तो ये ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि प्राणी की मूत्राशय झिल्ली केवल जल के अणुओं का गमन होने देती है, शर्करा के अणु इसमें से नहीं आ जा सकते हैं, अतः यह झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो वास्तव में जल के अणुओं का अभिगमन सांद्रता के आधार पर विलयन में से बीकर में और बीकर में से विलयन में, अर्थात दोनों दिशाओं में होता है। स्पष्ट है कि बीकर में जल की सांद्रता कीप के विलयन में जल की सांद्रता की अपेक्षा अधिक है। बीकर में जो जल की सांद्रता है वो कीप में तो शर्करा है, तो कीप के विलयन में जल की सांद्रता से अधिक होती है।
तो परासरण दाब अब क्या होता है, अब इसमें क्या है, थिसिल कीप वाले प्रयोग में हम कीप में शक्कर के विलयन पर वायु का इतना दाब डाला जाए, शक्कर के विलयन में वायु का दाब इधर से डाला जाता है, तो क्या होगा कि विलयन की सतह स्थिर है तथा ऊपर न उठे। यहाँ पर दाब लगा दिया तो विलयन के स्तर की सतह ऊपर न उठे, अर्थात बीकर के जल के अणु कीप या विलयन में प्रवेश नहीं कर पाए, ये बीकर के जल के अणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, तो यह दाब जो जल के अणुओं को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, उसको ही हम परासरण दाब कहते हैं। तो वह दाब जो जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए जलीय विलयनों में प्रवेश करने में इतनी रुकावट उत्पन्न कर दे कि जिससे कि विलयन के आयतन में वृद्धि न हो सके, परासरण दाब कहलाता है। और इसकी परिभाषा और हम देख सकते हैं कि यदि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक कर दिया जाए और किसी दाब द्वारा विलायक कणों को विलयन में प्रवेश होने से रोका जाए, विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश होने से रोका जा रहा है दाब लगाकर, तो इसी को ही हम परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और परासरण क्रिया को नापने वाले उपकरण को हम ऑस्मोमीटर कहते हैं। फेफर ने सर्वप्रथम इसका आविष्कार किया था। और परासरण दाब को हम परासरण विभव भी बोला जाता है, परासरण दाब को परासरण विभव। यहाँ पर जो ऊपर से जो दाब लगाते हैं हम, उस दाब से रोकते हैं, तो वो विलायक को अंदर नहीं आने देते हैं इसके अंदर, तो उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्फीति दाब या टर्जर प्रेशर और भित्ति दाब या वॉल प्रेशर। थैंक यू।